ऐप में भी, हाँ ऐप में भी है ना। फोन वाला दीजिए मेरा, यही है। हमको ऐप पे दिखाइए, फोन ला दीजिए। और ड्राइवर साहब को बोलिए कि आके जो जो लाए हैं उसको कस दे जरा, क्योंकि उन्हीं को पता है ना कैसे कसाएगा। दो चार को बेंच नहीं हो तो ऊपर उठा के रख दीजिएगा। चलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे बच्चों कि भैया अगर सितंबर में एग्जाम है, ये दुश्मन हमारे सामने है, तो हम इसका डट के मुकाबला करेंगे। ठीक बात है ना, छोड़ेंगे नहीं इसको। कैसे करेंगे मुकाबला हम लोग? अपना रिवीजन टेस्ट, रिवीजन टेस्ट, रिवीजन और टेस्ट देकर। ठीक बात है। अगर हम रिवीजन टेस्ट की बात करें तो हम लोगों ने पहली क्लास की थी 25 तारीख को, और हमने उसमें आपसे सहमति ली थी। तो आपने कहा था सर पहले चैप्टर की बात करें, और हम लोगों ने चैप्टर की बात कर ली, कैश फ्लो स्टेटमेंट। डन है। अब आज क्या बात करनी है? तो बेटा आज बात करनी है हमें फिनेंशियल स्टेटमेंट की। आइए मैं शुरू करता हूं अब प्यारे बच्चों के साथ। लीजिए साहब, फिनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं। ये रहा कैश फ्लो, देखा था हम लोगों ने। अब इसको देखिए, आप सब लोग कंपनी जैक पढ़ते हैं, कंपनी जैक पढ़ना आपकी मजबूरी है। और आप सब ने उसमें देखा होगा कि एक सेक्शन है 128, ये बुक्स ऑफ अकाउंट की बात करता है। मैं बहुत सारी बातें उसमें करता है, मैं ज्यादा बात नहीं करता। मैं मतलब ये रखता हूं कि एक्रूअल बेसिस पे होना चाहिए और डबल एंट्री सिस्टम से होना चाहिए। 129 फिनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता है। ये कहता है कि हर एजीएम में क्या होना चाहिए? बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ पीएल या इनकम एक्सपेंडिचर, कैश फ्लो, चेंजेज इन इक्विटी, एक्सप्लेनेटरी नोट्स। और ये जो सब होगा, ये सब कैसे होगा? एज पर शेड्यूल 3 होगा, है ना। ये सब जो होगा वो कैसे होगा बेटा? एज पर शेड्यूल 3 होगा। यही बात थी, ठीक है ना। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। फिर देर किस बात की? क्या है? अच्छा अच्छा, तो अगर ये हमारा शेड्यूल 3 है तो क्यों ना हम लोग देखें भाई शेड्यूल 3 क्या कहता है, और फिर उसके हिसाब से हम लोग अपनी बातें करेंगे। चलिए साहब देखिए, एक सेक्शन और है सेक्शन 133, वो कहता है कि देखो जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा वो कैसे बनेगा? एज पर, बताइए एज पर कैसे बनेगा बेटा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनेगा और एज पर शेड्यूल 3 बनेगा। तो ये लीगल बैकअप है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। कोई दिक्कत इसमें? सभी बच्चे बताएं, इतने बच्चे लाइव देख रहे हैं, सब लोग बताएं। अब आ गई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। थोड़ा टाइम बेटा मैंने शाम में इसलिए चेंज कर दिया कि दिन में कई बच्चे को ना जॉब वॉब की दिक्कत हो रही थी, तो दो चार बच्चों ने बोला था कि थोड़ा कम कर दी। मेरा ना ये मानना है कि 6 से 7 ना एकदम बढ़िया टाइम होगा, और ये हम डेली करा देंगे, ज्यादा दिन नहीं। फिर फाउंडेशन वाले बच्चों को भी मदद करनी पड़ेगी, तो टीडीएस रहने दीजिए। हम 5 6 से 7 करेंगे ना, तो जॉब वाले या जो भी बच्चे हैं सब आराम से सब देख लेंगे। पूरे दिन आप लाइब्रेरी में पढ़ भी लीजिए और फिर हमारी बातें सुन लीजिए। देखो, रेवेन्यू लेना है और एक्सपेंडिचर लेना है, ठीक बात है बेटा। रेवेन्यू के अंदर बात करनी है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम, और टोटल जोड़ के हमारा हो गया टोटल रेवेन्यू। करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों साथ साथ करना है, याद करेंगे। ऊपर रेवेन्यू, नीचे एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू में दो चीजें, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम।
एक्सपेंडिचर का जरा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये बनाना पड़ता है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, रॉ मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल, ओपनिंग, परचेज और क्लोजिंग। रॉ मटेरियल की बात हो रही है, स्टॉक इन ट्रेड की नहीं। अब यहाँ पे स्टॉक इन ट्रेड अगर आपने खरीदा है तो वो अलग आएगा, और चेंजेज इन इन्वेंट्री करेंगे कौन कौन सा, WIP, ओपनिंग क्लोजिंग कॉस्ट शीट पढ़ा आप लोगों ने, फिनिश स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड, ये सारी चीजें हम यहाँ रखेंगे। इंप्लॉय बेनिफिट के अंदर क्या आएगा भाई, सैलरी, वेजेज, रेंट, बोनस, ये सारी चीजें आएंगी। फिनांस कॉस्ट के अंदर इंटरेस्ट की बात होगी, बैंक ओडी की बात होगी, डिवेंचर, लोन वगैरह ऐसी चीजें, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जो भी हो। डिप्सन, फिक्स्ड एसेट, अमोर्टाइजेशन, इंटेंजिबल एसेट, और अदर एक्सपेंडिचर में बाकी जो सब बच गया, जैसे सैलरी क्या बोलते हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस बच गया, ऑफिस के खर्चे बच गए, रेंट बच गए, ये अदर एक्सपेंसेस थोड़ा सा गलत है। इस तरह से क्लासिफिकेशन करने की बजाय कई लोग कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग, प्रोडक्शन होना चाहिए, लेकिन जाने दीजिए, जो नहीं होना चाहिए उसको हम क्या करें, अभी तो ऐसे बनाएंगे, नहीं बनाएंगे तो नंबर भैया कट जाएगा। तो क्या करेंगे, हम सबका शेड्यूल बना लेंगे, शेड्यूल 3, जो मन से बोल रहा हूं, 3, शेड्यूल 4, शेड्यूल 5, शेड्यूल 6, शेड्यूल 7, शेड्यूल 8, ऐसे हम शेड्यूल अलग से बना लेंगे और उसका टोटल लेकर यहाँ पे रख लेंगे। ठीक बात है, याद रहेगा। अब इससे क्या आ जाएगा, अर्निंग बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स, 3 चीजों से पहले आ गया। इसका मतलब है कि ये बता रहा है कि ये एक्सेप्शनल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी और टैक्स के पहले बताओ, ताकि पता चले कि मेन लाइन ऑफ बिजनेस से क्या कमाई हुई है, मेन लाइन ऑफ बिजनेस। फिर एक्सेप्शनल आइटम की बात करो तो प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड टैक्स। अब एक्सेप्शनल आइटम के लिए आपको जाना पड़ेगा AS5। AS5 कहता है कोई भी ऐसी चीज जिसका अकरेंस, जिसका साइज, जिसका कुछ ऐसी चीज ऐसा हो कि उसके बारे में सेपरेट बताएंगे तो ही असली उसका इंपैक्ट पता चलेगा PL पे। जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, कई लोग इसको एक्सेप्शनल नहीं बोलते, बोलते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी, सॉरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोलते हैं, एक्सेप्शनल बोलते हैं। एज पर AS5 भी ये एक्सेप्शनल आइटम है। जैसे कोई बहुत बड़ा हमें ग्रांट मिल गया, या हमने कोई बहुत बड़ा किसी को कंपनसेशन दे दिया, ऐसी चीजें आएंगी। लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी कौन सा है, टोटली एलियन। टोटली एलियन मतलब जो बिल्कुल दूसरी दुनिया का हो, जैसे आग से नुकसान हो गया, क्या कर सकते हैं भैया, अब नुकसान हो गया तो हो गया। ठीक है, इस तरह की जो चीजें होती हैं इसको बोलते हैं टैक्स एक्सपेंस। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स। याद है किसी को, AS22 पढ़ेंगे हम लोग। करंट टैक्स जो अब की बार की टैक्स लायबिलिटी, और डेफर्ड जो AS2 के 22 के अनुसार टेम्पररी है ना, टेम्पररी आइटम्स के ऊपर, डिफरेंसेस के ऊपर कैलकुलेट किया गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड फ्रॉम कंटिन्यूइंग बिजनेस, क्या है ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फ्रॉम कंटिन्यूइंग बिजनेस, क्या है ये, व्हाट इज दिस। तो बेटा ये है कहानी कि भाई हमारा जो बिजनेस है उससे क्या कमाई हो रही है, बट अभी इसमें और बातें करनी है बेटा, प्लस माइनस जो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है वो भी आएगा, ये छूट गया है, उससे होने वाला प्रॉफिट लॉस भी आएगा, और तब जो आएगा उसको बोलते हैं प्रॉफिट या लॉस फॉर द पीरियड। ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, मैंने ऐप में ये जो फाइल है अपलोड कर दिया, आप बच्चों ने देखा, ऐप में हमने फाइल अपलोड कर दी है, वहां से आप आराम से ये फाइल आप देख सकते हैं। और मेरा तो ये मानना है कि हार्ड कॉपी या तो खुद प्रिंट आउट ले लें, या फिर है ना टॉपर से हार्ड कॉपी का प्रिंट आउट करवा लें। एग्जाम के लिए 200, 400, 500 रुपए का मुंह ना देखें बेटा। हार्ड कॉपी आप भी करेंगे तो आपको कॉस्ट आएगा, हम करेंगे हमारी भी कॉस्ट आएगी। ठीक है ना, इसमें कोई कमाई की बात नहीं होती है। ये एक तरीके से समझिए कि कंपल्सरी चीज होती है, सामने बैठ के जब करते हैं, मार्क करते हैं, तो बात ही कुछ और होती है। मैंने एक जो प्रॉब्लम देखी है कि बच्चे ना आजकल क्या करते हैं, नोट्स इकट्ठा करते हैं PDF का, करते रहते एग्जाम तक लगातार, पढ़ते नहीं है। बेकार की बात, एक नोट्स लीजिए और 10 बार पढ़िए, एग्जाम पास करेंगे। चाहे नोट्स कोई भी हो, हल्का फुल्का सभी टीचर में फर्क है, ठीक है कि नहीं, कोई भी हो, अपना थोड़ा आप देख ही रहे हैं सिस्टमेटिक तरीके से बना हुआ है, तो इतना कोई मारा मारी नहीं है। देखो, ऑर्डिनरी मतलब डे टू डे, और नॉर्मल अदर देन एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल इसका साइज, इंसिडेंस ऐसा होगा जिसका रिपोर्ट करना जरूरी है ना, जैसे ये सब चीजें दी गई हैं। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो कनेक्टेड नहीं हो बिजनेस से, उसको बोलते हैं हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अच्छा, एक और बात,
लास्ट में आपने अगर AS20 पढ़ा हो तो AS20 कहता है कि बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस भी आपको बताना है हर पीएल के नीचे, भूलिएगा मत एग्जाम में, हर पीएल के नीचे यहां पे बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस जरूर दिखाइएगा। कैसे निकालेंगे तो AS20 हम पढ़ाएंगे ना, AS20 के अनुसार निकालेंगे। ठीक है बेटा, आगे बढ़िए। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में क्या करना है कि एक तरफ तो इक्विटी एंड लायबिलिटी की बात करनी है, करंट ईयर प्रीवियस ईयर यहाँ नोट्स होंगे। अब उसमें भी इक्विटी एंड लायबिलिटी में भी देखना है शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, ये बेकार है। एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, इसके फालतू में चक्कर में नहीं पड़ना है। शेयर कैपिटल याद कीजिए, शेड्यूल बनाना है इसका पूरा और सारी कहानी लिखनी है। ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप, ठीक है ना। इक्विटी है तो अलग, प्रेफरेंस है तो अलग, प्रेफरेंस की टर्म्स एंड कंडीशन भी लिखनी है, कब रिडीमेबल है, कैसे रिडीमेबल है, वो सारी चीजें लिखनी है। रिजर्व में सरप्लस, रिजर्व में सरप्लस में क्या करेंगे बेटा हम, व्हाट वी विल डू इन रिजर्व में सरप्लस, रिजर्व में सरप्लस में बेटा हम करेंगे, ओपनिंग क्या था सभी रिजर्व का, ड्यूरिंग द ईयर एडिशन कितना हुआ, लास्ट में क्लोजिंग कितना है, यही कहलाता है रिजर्व में सरप्लस की कहानी। ठीक है ना। तो रिजर्व में सरप्लस जो भी होगा वो देख लेंगे। पीएल अकाउंट भी आएगा और पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो भी आएगा। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर हो वो भी घटाएंगे, जैसे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, राइट ऑफ नहीं हुआ, अब तो इशू ऑफ शेयर होता नहीं है, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर या डिवेंचर हो सकता है, तो वो बातें हम यहाँ पे लिखेंगे। मनी रिवार्ड ये छोड़िए, हटाइए, इसकी कोई जरूरत नहीं है और रिविजन के समय में। शेयर एप्लीकेशन, पेंडिंग अलॉटमेंट, आप जानते हैं ऐसा कुछ जो अलॉट नहीं हुआ है लेकिन इशू हो, पैसा आ गया है। अच्छा, बोरोइंग में लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, जैसे ग्रेचुटी के लिए 10 साल बाद देना है, 20 साल बाद देना है, या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ठीक बात है, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे लेनी है। चलें आगे। करंट लायबिलिटी वो चीजें जो एक ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर या एक पीएल अकाउंट क्या बोलते हैं, एक साल के अंदर बैलेंस शीट के पेबल है, उसको बोलते हैं करंट लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, आउटस्टैंडिंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, यही सब होता है ना बेटा। आगे आइए, एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, जिसमें फिक्स्ड एसेट है, टेंजिबल, इंटेंजिबल और कैपिटल WIP मतलब कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है, और इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। ये देखिए, फिक्स्ड एसेट में टेंजिबल आ गया, इंटेंजिबल आ गया, और कैपिटल WIP मतलब लैंड एंड बिल्डिंग बन रहा है, प्लांट और मशीनरी बन रही है, या कोई पेटेंट या क्या बोलते हैं टेक्निकल नो हाउ का डेवलपमेंट हो रहा है, वो सारी चीजें लेनी है। बट इसका शेड्यूल बना दे तो अच्छा रहेगा। अब शेड्यूल का नंबर क्या हो तो लाइन पर डिपेंड करता है, जो भी नंबर होगा वो नंबर देख लीजिएगा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो एक साल से ज्यादा समय में रिलाइजेबल होने वाला है, एज पर आपने पढ़ा है AS13, वो आप देख लीजिए, जिसका इरादा एक साल से बाद बेचने का है। डेफर्ड टैक्स AS22, और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ना एस का बड़ा इस्तेमाल है, इंटर में भी और फाइनल में भी। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, सुना, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, ठीक है, ये भी लेना है। फिर करंट एसेट्स की बात करनी है। करंट एसेट में करंट इन्वेस्टमेंट या इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री में भी आपको दिखाना है अलग से शेड्यूल बना के, जानते हैं क्या क्या, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, या और भी ऐसी कुछ चीजें हैं तो वो सब दिखानी है, जैसे स्टोर्स वगैरह। ट्रेड रिसीवेबल के दो हिस्से करने हैं, सिक्योर्ड एंड सिक्योर्ड, उसमें भी बताना है कि भाई ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ या अदर, उसमें बताना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल कितना है। तो ये सारी कहानी आपको यहाँ पे बता के चलनी है। बाकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करनी है। बस सुनते जाइए, अपने दिमाग को फ्री छोड़िए, तो सुनते जाइए, बस केवल देखते जाइए, देखिए कैसे आपके दिमाग में सारी चीजें हरी भरी होती जाती हैं। एक बार पढ़ रखा है ना, अगर नहीं पढ़ रखा है तो डिटेल कोर्स जो है सिर्फ 99 रुपीज पे ऐप में अवेलेबल है, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और पीडीएफ चाहिए, इसमें सारे पीडीएफ भी मिल जाएंगे, और अगर वैसे चाहिए हार्ड कॉपी के साथ तो 999। ये 99 रुपीज का मोह ना करें, ये कोई, इससे कोई इंस्टीट्यूट बहुत पैसे नहीं कमाता, लेकिन एक बहुत बड़ी आपको मदद मिल जाती है। जो भी चैप्टर में आपको दिक्कत हो उस चैप्टर में आपको अच्छी मदद हो जाएगी। ठीक बात है ना। चलिए, अदर करंट एसेट जैसे कोई स्टेशनरी है या कुछ और भी कोई चीजें हैं तो सब यहाँ पे आप दिखा दीजिए। ठीक है बेटा, ये सब आ गया। इसके अलावा नोट्स में कंटीजेंट लायबिलिटी आपको दिखाना है,
और कैपिटल कमिटमेंट, फ्यूचर में कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है या कुछ पार्टली पेड अप शेयर आपने ले रखा है ना, पार्टली पेड अप शेयर। पार्टली पेड अप शेयर क्या है, एक तरह कमिटमेंट ही तो है। पार्टली पेड अप शेयर इन्वेस्टमेंट अगर है तो एक तरह कमिटमेंट ही तो है राजा, तो वो कमिटमेंट भी आप यहाँ दिखा दीजिए। ठीक बात है ना। आगे ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, क्या क्या डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, तो देखिए शेयर कैपिटल का मैंने बताया था, ऑथराइज, इशू, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, कॉल सिनेरियर वगैरह, जिसमें से बोनस शेयर के रूप में है तो वो, अदर देन कैश है तो वो अलग से दिखाना। ये मैंने अपने मन के लिए कर रखा है आपको समझाने के लिए। प्रेफरेंस शेयर की डिटेल, रिडम्पशन की जो डिटेल है या रिडम्पशन की जो टर्म्स है वो सारी चीजें आपको बेटा राजा बतानी है। ठीक है। फिर बात है रिजर्व में सरप्लस, तो ये जो रिजर्व में सरप्लस है बेटा ये भी आपको देखना है। रिजर्व में सरप्लस में क्या होगा कि भाई देखो ओपनिंग कितना है, एडिशन कितना है, मान लीजिए 5,000 पहले था, 2,000 और आया, 1,000 गया, तो कितना बचा। ज्यादा तेज तो नहीं लग रहा, रिवीजन मुझे ऐसे ही करा दीजिए बेटा, डिटेल पढ़ना है तो मैंने वहां पे आपको दे रखा है, रिवीजन ऐसे ही करा दीजिए, ज्यादा ज्यादा टॉपिक में कवर कर सकूं। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। उसी तरह से कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का, कैपिटल रिजर्व का, जनरल रिजर्व का, जो भी है सब दीजिए। और पीएल का डेबिट बैलेंस हो चाहे क्रेडिट बैलेंस हो, यही लिखना है बेटा जी। अंडरराइटिंग कमीशन वगैरह है वो सब यही घटाना है, प्रीमियम एक्सपेंस यही घटाना है, और यही बैलेंस शीट के अंदर आएगा, याद रहेगा। कभी पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना आ जाए तो भी नोट्स में बना सकते हैं, ओपनिंग लेना है, नेट प्रॉफिट जोड़ना है, लेकिन डिविडेंड डिक्लेयर हो, ट्रांसफर टू रिजर्व हो, वो सब लेके क्लोजिंग याद रखिए। कल कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी हम लोग इसे पढ़ रहे थे। क्या ये बात सही है बेटा। चलिए आगे बढ़िए। अगर पीपीई का स्टेटमेंट बनाना हो तो ध्यान रखिएगा, ओरिजिनल कॉस्ट अलग रखना है, एक्यूमुलेटेड डिप्शन अलग रखना है, और डब्ल्यूडी भी अलग रखना है। क्या ये बात सही है ना। अब मान लो लैंड है तो लैंड में तो डिप्शन नहीं होता, तो इसे 500 है, 100 है, ये डिस्क्लोजर नहीं है, डिस्पोजल है, डिस्पोजल, डिस्पोजल। मान लीजिए 50 बेच दिया तो कितना बचा, 550। ठीक बात है। अब इसमें डिप्शन तो नहीं होता, लेकिन बिल्डिंग में डिप्शन हो सकता है, तो बिल्डिंग का डिप्शन हम कैसे लिखेंगे। मान लीजिए 1000 की बिल्डिंग है, 200 का एडिशन है, 70 का हमने रिड्यूस कर दिया तो 1130 आ गया। अब इसके ऊपर पिछले साल तक कितना डिप्शन था, पिछले साल तक कोई तो डिप्शन रहा होगा, किसी ने बताया भैया पिछले साल तक हमारा डिप्शन था 1000 के ऊपर 300, अब की बार करंट ईयर में और हमने यूज किया, मान लो 100 और आ गया, ये सेल किया, उसका डिप्शन हटा दीजिए जो डिस्पोजल हुआ है। ठीक बात है कि नहीं। तो जो डिस्पोजल हुआ है उसका डिप्शन हमें हटाना है, मान लीजिए 30, तो अब 300 प्लस 100 प्लस 30 यानी कि 270। ठीक है ना। अब ये जो फिगर है और ये जो फिगर है, इन्हीं दोनों को नेट करके हमको यहां दिखाना है। यहां 270 रखिए, ये तो बेकार की चीजें हैं। ठीक है ना, 270 यहां रखिए, और इस तरीके से आपको ये दिखा देना है। आई कुछ बात समझ में, या मैं ही वो बोलता जा रहा हूं। ध्यान आया, याद आया बातों को। जो नए बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी इस बात को समझते जाइए। देखिए शुरू वाला लेना है, एडिशन जो हुआ वो करना है, कोई सेल हुआ उसको ओरिजिनल कॉस्ट घटानी है, डब्ल्यूडी भी आ जाएगा, ओपनिंग लेना है, करंट ईयर का डिप्शन लेना है, ये डिस्पोजल होगा। जो एसेट बी का उसका डिप्शन हटाना है, आपने प्रोविजन फॉर डिप्शन पढ़ा होगा, नेट आ जाएगा, और हमें इसको और इसको दोनों को मिला के क्या कर देना है, यहां दिखा देना है ए माइनस बी, 1130 माइनस 270। ऐसी सारी एसेट्स के बारे में बात करनी है। ये इन्वेंट्री का हो गया, रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स वगैरह के बारे में बता देना है। ट्रेड रिसीवेबल का ड्यू अदर देन प्रोविजन की बात करनी है। कैश सिक्वेंट में कैश बैंक, उसमें भी शेड्यूल अलग रखना है और नॉन शेड्यूल्ड अलग रखना है, याद रहेगा। डिविडेंड क्या है भाई, ये आउट ऑफ बट नहीं, आउट ऑफ प्रॉफिट होता है, करंट ईयर या प्रीवियस ईयर से हो सकता है। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड फ्रॉम रिजर्व होगा। सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस आर गिवन अंडर डिक्लेरेशन ऑफ कंपनीज आउट ऑफ रिजर्व रूल्स, ये भी याद रखिएगा। आपने सेक्शन पढ़ा है बेटा, सेक्शन 1, 2, 3 लॉ में, लॉ वाले सर रिवीजन करेंगे। हम सभी बच्चों को बता दें कि आपकी मेहनत के लिए, आपकी मेहनत में साथ देने के लिए लॉ वाले सर भी आ गए हैं ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 4 से 5। आज उन्होंने पहला चैप्टर डिफिनीशन पढ़ाया है या इंट्रोडक्शन पढ़ाया है, कल सर इनकॉर्पोरेशन पढ़ाएंगे। ठीक है। चलिए, मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन लिमिट, कितना डिविडेंड बांट सकते हैं, नॉट एक्सीडिंग एवरेज डिविडेंड रेट ऑफ पास्ट 3 ईयर्स, याद रखिएगा।
ये तो लॉ में 2-3 क्वेश्चन है, याद है किसी को? सर ये इंटर का है। हाँ भाई इंटर का है तो और किसका है? प्रभु और किसका है? ये इंटर का ही तो करा रहे हैं। ओए ओए ये फाउंडेशन वाले में चालू कर दिया। गजबे आदमी है यार, मैं बुलाने दो यार, थोड़ा भी ध्यान नहीं देते हैं ये लोग। रुको यार फिर से चालू करता हूं। रुको रुको यार, अभी मैं भी चालू करवाता हूं। चलें आगे। इट शुड बी फर्स्टली यूज टू राइट ऑफ लॉसेज। जो भी आप ट्रांसफर करेंगे पहले लॉसेज को राइट ऑफ करेंगे। उसके बाद जो विड्रॉवल है, बैलेंस ऑफ रिजर्व शुड नॉट फॉल बिलो 15% ऑफ पेड अप कैपिटल, बात करेंगे इसके बारे में। और विड्रॉवल रिजर्व शुड नॉट बी मोर देन 10% ऑफ द पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये थी हमारी थ्योरी। अब इसी थ्योरी पे क्वेश्चन कैसे बनता है मैं वापस आपके साथ आके आपसे बात करता हूं। देखिए इस तरह के बेटा क्वेश्चन आते हैं, या सीधे एग्जाम क्वेश्चन करूं? एग्जाम क्वेश्चन का आपको रिवीजन कराता हूं, आपको भी अच्छा लगेगा। देखिए ये सब तो स्टडी मटेरियल के थे, देख रहे हैं 10-10 क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में हैं। यहां से बेटा रिवीजन शुरू होता है। देखिए साहब कब का है ये, आपके पास स्कैनर है तो निकाल लीजिए, नवंबर 2019 का। Particulars: prepare a balance sheet on 31 March as required by Schedule 3 of the Companies Act. Equity share, call scenario, land, building, plant and machinery, general reserve, loan, inventory, provision for tax, क्या क्या करना है भाई, बनाना क्या है देखने दो भाई। ऊपर ही बोल दिया था शायद कि भाई खाली बैलेंस शीट बनाना है, इसका मतलब पीएल इसमें ऑलरेडी बना हुआ है। अब पीएल ऑलरेडी बना हुआ है तो हमें उसकी बात नहीं करनी है, ठीक है ना। देखिए अरे फाउंडेशन में चल गया गलती से, थोड़ा इंटर में चलाइए, सॉरी। हाँ फाउंडेशन में चल गया, बंद कर दिए, कोई बात नहीं, फिर चलाइए। लीजिए, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फर्निश्ड बाई प्रशांत लिमिटेड प्रिपेयर ए बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च शेड्यूल 3। यही सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला, ये क्या बंद कर दिए, ऐप में बोले हैं ना हम,